अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए क्लास 11th का आपका जीव विज्ञान वार्षिक पेपर 2021 का सर्ड डी का पूरा सॉल्यूशन। तो A to Z पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या फिर हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के PDF सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको उत्तर लिखना है। पहले का आंसर हो जाएगा पुनरुद्ध भवन द्वारा, दूसरे का हो जाएगा सोलेनेसी, तीसरे का हो जाएगा प्रोटीन, चौथे का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और पांचवें का हो जाएगा यूरिया। ठीक, तो ये आपको प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर लिख लेने हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आपको लिखना है। 2 में आपका पहला वाला छूटा हुआ है, इसके बाद दूसरे का हो जाएगा हीमोग्लोबिन, तीसरे का समसूत्री विभाजन, चौथे का हार्मोन्स और पांचवें का क्रियात्मक। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर लिख लेना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले का आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, दूसरे का हो जाएगा इक्वेटर पर गुणसूत्र, तीसरे का हो जाएगा अप्रकाशीय अभिक्रिया, चौथे का मिलेनिन और पांचवें का न्यूक्लियोटाइड। तो ये तीन पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको लिख लेना है पाँचों। ठीक, तो अब इसी तरह से आपको पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बन रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रश्न नंबर 18 तक के मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर देखना है। पहले का हो जाएगा गन्ना, इसके बाद दूसरा आपका छूटा हुआ है, तीसरे का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की श्वसन झिल्ली। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको पोरीफेरा के लक्षण लिखना था। तो संघ पोरीफेरा के लक्षण क्या होते हैं क्वेश्चन 5 में लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। इनका शारीरिक संगठन कोश के स्तर तक का होता है, इनमें ऊतकों का अभाव होता है। ठीक, सेकंड लिखेंगे सभी जलीय स्पंज अपने स्थान पर चिपके रहने वाले स्थानबद्ध असीमित होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना है, इनके शरीर में नाल तंत्र प्रणाली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तो ये पोरीफेरा संघ के आपको लक्षण लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको लिख देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जल हड्डियों के बीच के जोड़ों को चिकना बनाए रहती हैं ताकि वे आपस में रगड़कर एक दूसरे को हानि ना पहुंचाएं। जल ऊतक और पेशियों को घेरकर इन्हें आपस में चिपकने से रोकता है। तो आपको जल का कार्य बताना था, तो ये आपको लिख देना है। ठीक, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? किण्वन क्या है? किण्वन है एक जैव रासायनिक क्रिया जिससे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक नए यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो किण्वन की परिभाषा आपको पूरी क्वेश्चन नंबर 7 में दे देना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखना था शैवालों के लक्षण। शैवालों के लक्षण में आपको पहला लिख देना है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। शैवाल प्रायः हरित लवक युक्त संवहन ऊतक रहित स्वपोषी होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। ये ताजे जल, पानी, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों की कीचड़ एवं नदी तालाबों में पाए जाते हैं। तो शैवालों के लक्षण आपको क्वेश्चन नंबर 8 में लिख देना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आरएनए व डीएनए में अंतर। तो डीएनए और आरएनए में अंतर आपका आया है, इनको लिख लेना है।
पहला लिखेंगे डीएनए कोशिका के केंद्रक में तथा कुछ अन्य सेल ऑर्गन्स में और पौधों की माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके बाद आरएनए में लिखेंगे आरएनए कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है डीएनए न्यूक्लियोटाइड की डबल स्टैंडर्ड अणु होते हैं, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड अणु होते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 3 नंबर का डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबो होता है, आरएनए में शुगर जो होती है वो आपकी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो राइबो शर्करा इसमें पाई जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 डीएनए अल्ट्रावायलेट किरणों से क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन आरएनए पर इन किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो डीएनए और आरएनए में अंतर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको लिख देना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको पूरी सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। आपका क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया धोखे से, तो उसको आपको निःश्वसन और श्वसन में अंतर बताना था। निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, धोखे से छूट गया है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षण बताइए। टेरिडोफाइटा के लक्षण बताना है। पहला है आपका इनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित रहता है। इनमें संवहन ऊतक, जाइलम एवं फ्लोएम में बटा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता। 4 नंबर पॉइंट में लिखेंगे इनमें मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है, जिसमें प्रायः जड़, तना, पत्ती होते हैं। तो टेरिडोफाइटा के लक्षण आपको क्वेश्चन नंबर 11 में लिख देना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका अस्थि व उपास्थि में अंतर बताना है। अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर होता है? अस्थियाँ जो होती हैं वो कठोर होती हैं, इसे मोड़ा नहीं जा सकता। उपास्थि क्या होती हैं? मुलायम होती हैं, इन्हें मोड़ा जा सकता है। यह कैल्शियम व फास्फोरस की बनी होती हैं। उपास्थि आपकी यह प्रोटीन व शर्करा की बनी होती हैं। इसी तरह से आपको हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर आपको इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन भी हम दे देंगे। तो आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3rd नंबर का शरीर को आकार प्रदान करती हैं अस्थियाँ जो होती हैं। उपास्थि जो होती हैं 2 अस्थियों के मध्य स्नेहकाकार करती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था, तो इसको आपको लिख लेना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखना है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, दोनों को एक एक तरफ लिख लेना है। इसके बाद लिखेंगे पहला पॉइंट समसूत्री विभाजन। यह विभाजन कोशिका के सभी प्रकारों में पाया जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। अर्धसूत्री विभाजन में लिखना है यह सामान्यतः पौधों के जीवन चक्र में स्पोर अथवा गैमीट्स के निर्माण से जरा पहले जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। इस पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे विभाजन चक्र पूर्ण होने पर केंद्रक में एकल विभाजन होता है और अर्धसूत्री में लिखना है केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है। इसके बाद लिखना है 3rd पॉइंट समसूत्री के अंत में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और आपका अर्धसूत्री के विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये आपको 4 पॉइंट लिख देना है, ठीक। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है C3 एवं C4 पौधे में अंतर बताना है। C3 और C4 पौधों में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। एक तरफ C3 और C4 पौधे लिख लेना है, उनमें दोनों में अंतर चलिए देख लेते हैं। C3 पौधों को शांत मौसम के पौधे कहा जाता है और C4 पौधों को गर्म मौसम के पौधे कहा जाता है। C3 पौधों की पत्तियों में क्रंच एनाटॉमी की कमी होती है, लेकिन आपकी C4 पौधों की पत्तियों में क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है। C3 पौधों में अंधेरे में प्रतिक्रिया मेसोफिल कोशिकाओं द्वारा की जाती है। बंडल न्यान कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है। C4 पौधों में लिखना है अंधेरे में प्रतिक्रिया मेसोफिल कोशिकाओं और बंडल शीत कोशिकाओं दोनों के द्वारा की जाती है।
इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको परिसंचरण तंत्र क्या है लिखना था। परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का तापमान एवं पीएच मान स्थिर बना रहता है। एमिनो अम्ल, विद्युत अपघट्ट जैसे हार्मोन्स, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पादन संचरण तंत्र के द्वारा यातायात किए जाते हैं। तो ये संचरण तंत्र क्या होता है आपको लिख देना है। इस तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना होता है। तो ये इनके मेन पॉइंट थे। तो आपको पूरा 15वें नंबर का आंसर लिख लेना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, रक्त का संगठन व कार्य बताइए। रक्त का संगठन व कार्य बताना है आपको। रक्त के संगठन में लिखना है लिक्विड पार्ट जो होता है तरल भाग, ब्लड के तरल भाग को प्लाज्मा के नाम से जानते हैं जिसमें 91% जल होता है। ठीक, इसमें प्रोटीन आपकी 8% होती है जिसमें एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये रक्त का संगठन आपको लिख देना है। इसके बाद रक्त का कार्य बताना है। रक्त शरीर के तापमान को एक समान बनाए रखता है। रक्त में उपस्थित प्लाज्मा हमारे शरीर को शरीर के विभिन्न अंगों में पोषक तत्वों पदार्थों को पहुंचाता है। तो रक्त का संगठन और उसके कार्य आपको 16वें नंबर में लिख देना है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 17वें का आंसर। 17वें क्वेश्चन में क्या है, आक्सीय व अनाक्सीय श्वसन में अंतर बताइए। आक्सीय व अनाक्सीय श्वसन में अंतर बताना है। आक्सीय श्वसन होता है, आक्सीय श्वसन की वह पद्धति है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जो ऑक्सीकरण होती है इस क्रिया के अंत में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। अनाक्सीय श्वसन में जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसका चौथा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, अगर इच्छा है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 ग्राम मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर क्वेश्चन नंबर 17 में आपको लिख देना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18वां है आपका, धमनी व सिरा में अंतर बताइए। धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है। सिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। धमनी की गुहा सक्रिय होती है, सिरा की गुहा चौड़ी होती है। ठीक, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती हैं। सिराओं में रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर। तो आपका 10वें का केवल छूट गया है धोखे से, वो निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर है। अगर आप लिख पाएँ तो लिख लीजिएगा, नहीं आपको अगर मिलता है तो आपको कमेंट करिएगा, हम उसका भी आंसर आपको दे देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपका सेट डी का जीव विज्ञान का पूरा सोल्यूशन आपको दोस्तों को भी मिल पाए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पूरी आपको सोल्यूशन की PDF मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।